हेलो डियर। आपका नर्सिंग डाइस क्लासेस में फिर से एक बार स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक होने जा रहा है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। आज अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में ये होती क्या है और इस साइकिल के अंदर कौन कौन से इवेंट होते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन की अगर अपन बात करें तो इट इज़ द फिजियोलॉजिकल process in which endometrium are breakdown and bleeding are occur through the vagina due to effect of hormones। तो देखिएगा, सिंपली अगर अपन बात करें कि ये जो साइकिल है ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। मेन यहाँ पर फीमेल की बॉडी की जो फिजिक्स है वो खुद ऐसा जनरेट कर रही है। इन विच इसके अंदर क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम मतलब इनर लेयर ऑफ यूट्रस, जो एंडोमेट्रियम है उसका ब्रेक डाउन होगा, वो टूटेगी और उसके टूटने की वजह से क्या होगा, वहां पर ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। ब्लीडिंग आर अकर, और वो ब्लीडिंग है वो बाहर फ्लो होगी, मतलब आउटर पास आउट होगी, किसके थ्रू, वेजाइना के थ्रू। और ऐसा क्यों हो रहा है, तो ड्यू टू इफेक्ट ऑफ हार्मोन्स। ये जो सारी प्रोसेस है वो हार्मोन्स करवा रहे हैं। तो एंडोमेट्रियम में भी आप जानते हो 2 लेयर्स होती हैं, एक तो स्टार्टम बेसल एंड स्टार्टम फंक्शनलिस। स्टार्टम फंक्शनलिस जो होगी वो आउटर लेयर होती है और बेसल जो है इनर लेयर होती है। यहाँ पर जो फंक्शनलिस है वो ही ब्रेक डाउन होगा, उसका ही ब्रेक डाउन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जो उसको ब्लड सप्लाई कर रही है वेसल्स एंडोमेट्रियम को, वो भी रप्चर होगी और उसकी वजह से ब्लीडिंग होगी और वो ब्लीडिंग वेजाइना तक पहुंचेगी और वेजाइना के थ्रू बाहर पास आउट होगी। तो आपको विजुअल मैनिफेस्टेशन मतलब जो देखने को मिलेगा वो ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर अपन इसकी फेज की बात कर लेते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो फेज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल फेज, अब मेनली इसके अंदर 4 फेज देखने को मिलती है। फर्स्ट फेज की अपन बात करें तो इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, या फिर इसको एक और नाम बोल दें तो बोलेंगे ब्लीडिंग फेज। सेकंड फेज की अगर अपन बात करते हैं तो सेकंड फेज को बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज, या फिर अगर एक और नाम बोले तो इसको बोल सकते हैं प्री ओवुलेटरी फेज। प्री ओवुलेटरी फेज। थर्ड अगर अपन बात करते हैं तो ओवुलेटरी फेज। एंड लास्ट अगर बात करें अपन तो होगी सिक्रेटरी फेज, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं पोस्ट ओवुलेटरी फेज। अब देखिएगा, अगर अपन बात करें ये साइकिल है वो कितने डेज की होती है, तो यहां पर अपन लिख देंगे 28 डेज की ये साइकिल है, जो कि रेगुलर मंथली होगी इन द फीमेल के अंदर रेगुलर 28 डेज बाद ये दोबारा से रिपीट होती है। मीन यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो ये जो मेंस्ट्रुअल फेज है, ये जिसको ब्लीडिंग फेज बोलते हो, इसकी जो टाइमिंग होगी वो 1 to 5 डे तक होगी। अब कई फीमेल के अंदर ये जो ब्लीडिंग फेज है वो 3 डेज तक भी होती है और बहुत वुमेन के अंदर ये आपको 7 डेज के अंदर भी देखने को मिल जाएगी। तो अपन एवरेज की बात करते हैं 1 to 5 डेज तक ब्लीडिंग फेज चलती है। और प्रोलिफरेटिव की बात करें तो ये चलेगी 6 to 13
डे। एंड ओवुलेटरी की बात करें तो यहां ओवुलेटरी का मतलब है ओवम का रिलीज होना। तो ओवम जो रिलीज होगा वो फिक्स 14 डे पर रिलीज होगा अगर साइकिल रेगुलर है तो। इररेगुलर साइकिल के अंदर ये प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर या तो ये शॉर्ट हो सकती है या ये लॉन्ग हो सकती है, तो आपको ओवुलेशन फेज के अंदर वेरिएशन देखने को मिल सकता है। अब नेक्स्ट बात करें सिक्रेटरी फेज या पोस्ट ओवुलेटरी फेज, तो ये आपकी रहेगी 15 टू 28 डेज। चाहे साइकिल शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, आपको सिक्रेटरी फेज हमेशा कांस्टेंट ही देखने को मिलेगी। इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। अगर चेंजेस देखने को मिलेगा तो प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर ही चेंजेस देखने को मिलेगा। प्रोलिफरेटिव फेज ही शॉर्ट या लॉन्ग होती है। अगर ये 21 डेज की साइकिल होती है किसी फीमेल के अंदर, या फिर आप बोल सकते हो 35 डेज की होती है, मीन 35 डेज की और 21 डेज की, तो इसको आप बोल सकते हो कि इट इज द नॉर्मल। कई फीमेल के अंदर आपको 21 डेज भी देखने को मिल सकती है और कई फीमेल के अंदर आपको 35 डेज तक ये साइकिल देखने को मिल सकती है। और अगर अपन एवरेज की बात करते हैं यहाँ पर, तो 28 डेज यहाँ पर अपन ने एवरेज निकाल लिया है। बट अगर ये 21 डेज से नीचे जाती है, मीन 21 डेज की से कम साइकिल देखने को मिलती है, तो यहाँ पर अपन इसको बोल सकते हैं कि शॉर्ट साइकिल। अगर जो टाइमिंग है वो 21 डेज से कम देखने को मिलेगी तो इसको बोलेंगे शॉर्ट साइकिल। और 35 डेज से ज्यादा की अगर साइकिल है, ज्यादा डेज की साइकिल है, तो इसको अपन बोल देंगे लॉन्ग साइकिल। अब जो पहली बार अगर ये साइकिल किसी फीमेल के अंदर स्टार्ट होती है तो उसको बोलते हैं अपन मिनार्की। अगर किसी वुमेन के अंदर, मतलब किसी फीमेल के अंदर ये साइकिल पहली बार होती है तो उसको अपन बोलेंगे मिनार्की। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मिनार्की। इसकी जो एज होगी, अगर एवरेज की बात कर लेते हैं तो 13 ईयर पर देखने को मिलती है। अगर रेंज की बात करें तो 9 टू 16 ईयर में ये देखने को मिलेगी। मतलब किसी वुमेन के अंदर, किसी फीमेल के अंदर ये 16 ईयर पर भी हो सकती है, किसी के अंदर 9 ईयर पर भी हो सकती है। बट 9 ईयर से पहले होती है तो इसको अर्ली मिनार्की बोलते हैं अपन, और 16 ईयर के बाद होती है तो इसको लेट मिनार्की बोलेंगे अपन। अब यहाँ पर अगर अपन बात करें अपनी फेज की, तो ये जो फर्स्ट फेज है इसके अंदर ब्लीडिंग होती है और आपकी डेफिनेशन बोलती है ब्लीडिंग आर अकर। ब्लीडिंग क्यों हो रही है? एंडोमेट्रियम के टूटने की वजह से हो रही है। तो एंडोमेट्रियम का ब्रेक डाउन क्यों हुआ तो वो अपन अभी डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर सेकंड जो फेज बोलती है वो है प्रोलिफरेटिव फेज, या इसको आप बोल रहे हो प्री ओवुलेटरी फेज। प्री ओवुलेटरी फेज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ओवुलेटरी फेज से पहले आ रही है, और प्रोलिफरेटिव फेज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो ये एंडोमेट्रियम आपकी टूटी है अब ये दोबारा से बनेगी और दोबारा से इसकी जो एंडोमेट्रियम की सेल्स है वो ग्रो करेगी और फॉर्मेशन होगा एंडोमेट्रियम का। तो किसी भी चीज का फॉर्मेशन होने को ही प्रोलिफरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर इस फेज को बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। इसके अंदर फॉर्मेशन होगा किसका? एंडोमेट्रियम का, जो ब्लीडिंग फेज में टूट गई थी। थर्ड फेज है ओवुलेटरी फेज। यहाँ पर ओवम रिलीज होगा, और ये ओवम कौन रिलीज करवाएगा? तो आप देख रहे हैं हार्मोनल इफेक्ट, ये सब चीजें हार्मोन्स की वजह से होंगी। तो इसलिए यहाँ पर 14 डेज पर ओवम रिलीज हो रहा है तो अपन इसको बोलते हैं ओवुलेटरी फेज। एंड लास्ट फेज है सिक्रेटरी फेज या पोस्ट ओवुलेटरी फेज। पोस्ट ओवुलेटरी इसलिए बोल रहे हो आप क्योंकि आपकी ओवुलेटरी फेज के बाद ये स्टार्ट हो रही है, और सीक्रेटरी फेज इसलिए बोलते हैं अपन, यहाँ पर सीक्रेशन होता है। जो एंडोमेट्रियम की ग्लैंड है वो ग्लैंड सीक्रेशन करती है ग्लाइकोजन का, और साथ के साथ जो आपके हार्मोन्स हैं प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इनका लेवल भी हाई होता है। जो कार्पस लूटियम है वहां से ये सीक्रेट होते हैं, तो इसलिए अपन इसको सीक्रेटरी फेज भी बोलते हैं। अब देखिएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेज को समझने से पहले आपको ये देखना होगा कि ओवेरी के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ओवेरी के अंदर यहाँ पर दो चेंजेस, मतलब दो फेज देखने को मिलेगी मेनली, जिसको अपन बोलेंगे फॉलिकुलर फेज एंड सेकंड है लूटियल फेज।
ये फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज के साथ साथ ही आपको यूट्रस के अंदर भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं अपन सबसे पहले ओवेरी के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इनका बैक करके। अब बात करते हैं अपन किसकी, ओवेरी के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। ओवेरियन फेज बोल सकते हैं इसको, और ओवेरियन फेज के अंदर मेनली 2 फेज देखने को मिलती है। द फर्स्ट इज follicular phase and second is luteal phase। अब follicular phase और luteal phase में मेनली होता क्या है, तो देखिएगा ओवेरी के अंदर क्या पाए जाते हैं, फॉलिकल्स पाए जाते हैं। ये ओवेरी है और इस ओवेरी के अंदर फॉलिकल्स प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब कितने होते हैं अगर अपन यहां पर बात करें तो 8 बर्थ, यहां लिख देता हूं मैं 8 फीमेल फीटस। फीमेल फीटस का मतलब है यहां पर जब वो फीमेल फीटस थी, मीन किसी प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर कोई फीटस है और वो फीटस कैसा है, फीमेल फीटस है, तो उस फीमेल फीटस के अंदर जो आपके फॉलिकल्स होंगे, इन फॉलिकल्स को बोलोगे आप प्रीमोडियल फॉलिकल। तो ये प्रीमोडियल फॉलिकल्स का जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, 7 मिलियन। और ये बात कर देता हूं एक फीमेल फीटस में किस टाइम की, 20 वीक पर। 20 वीक पर आपको 7 मिलियन फॉलिकल्स देखने को मिलेंगे। अब अपन बात करते हैं 8 बर्थ की, तो 8 बर्थ पर आपको ये फॉलिकल्स कितने देखने को मिलेंगे, 4 मिलियन। अब अपन बात कर लेते हैं 8 प्यूबर्टी। 8 प्यूबर्टी के टाइम पर ये जो फॉलिकल्स हैं ये 2 लाख हो जाएंगे। मतलब देखते जा रहे हो आप, ये कम होते जा रहे हैं। और अगर अपन बात कर दें आफ्टर मीनोपोज, मतलब मीनोपोज का मतलब यहां है स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो परमानेंटली स्टॉप हो गई है, आपकी सीज हो गई है, उसको बोलोगे आप मीनोपोज। तो आफ्टर मीनोपोज इज लेस देन 10,000 फॉलिकल्स। जो फॉलिकल्स हैं वो आपके कितने रह गए हैं, 10,000, 10,000। अब यहां पर अगर बात करते हैं प्यूबर्टी के टाइम पर, जब ये 2 लाख थे, तो इसी टाइम पर क्या आएगी, मिनार की प्रेजेंट होगी फीमेल के अंदर, मतलब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी। तो जब ओवेरी के अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे, मतलब प्यूबर्टी से पहले ये फॉलिकल्स प्रेजेंट रहते हैं और वो प्रेजेंट हो जाएंगे 2 लाख, इनके अंदर कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। बट आप एक चीज और देखते हैं यहां पर HPO एक्सिस। अब HPO एक्सिस क्या होता है, तो H का मतलब है यहाँ हाइपोथैलेमस, P का मतलब है पिट्यूटरी ग्लैंड और O का मतलब है ओवेरी। तो एक्सिस की बात करें तो हाइपोथैलेमस जो होगा वो रिलीजिंग हार्मोन निकालेगा, और गोनाड्स हार्मोन जो रिलीजिंग हार्मोन है इसको बोलते हैं अपन GnRH। ये किसने निकाला है, ये निकाला है हाइपोथैलेमस ने। ये GnRH किस पर जाकर वर्क करेगा, ये वर्क करेगा आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड पर। अब पिट्यूटरी ग्लैंड पर जब GnRH जो हाइपोथैलेमस ने निकाला है वो वर्क करेगा, तो उससे क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं। अब इस पिट्यूटरी ग्लैंड को अपन 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो द फर्स्ट इज एंटीरियर पिट्यूटरी एंड सेकंड इज
पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो आपका जीएनआरएच एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर जाकर वर्क करेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हमेशा स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकालती है और यहाँ पर रिलीजिंग हार्मोन आपका गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, मतलब गोनाड्स हार्मोन है। और ये फीमेल के अंदर क्या निकालेगा, एफएसएच एंड एलएच। यहाँ पर एफएसएच एंड एलएच निकाला क्योंकि हाइपोथैलेमस ने जीएनआरएच वर्क करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड पर और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड निकालेगी एफएसएच एंड एलएच। अब ये जो मेनली इसमें एफएसएच है ये वर्क करेगा आपकी ओवेरी के ऊपर, ये वर्क कर देगा आपकी ओवेरी के ऊपर और ये क्या करवाएगा, जैसा कि इसका नाम ही बोल रहा है, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने का काम करेगा। तो ये जो प्राइमरी प्रीमोडियल फॉलिकल्स थे इनको बदलेगा ये प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर। इनको किस में बदल देगा, ये प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर। अब देखिएगा ये प्राइमरी फॉलिकल्स आगे ग्रो करेंगे और इसमें से जो डोमिनेंट होगा, डोमिनेंट मीन प्रभावी जो होगा, वो आगे सेकेंडरी फॉलिकल्स में बदलेगा। तो अपन इसको बोल देंगे यहां पर प्राइमरी फॉलिकल। अब जो डोमिनेंट होगा वो एफएसएच स्टिमुलेट कर रहा है उसको आगे ग्रो करने के लिए, मैच्योर करने के लिए। तो यहां पर जो प्रभावी होगा वो आगे जाकर क्या कर लेगा, सेकेंडरी फॉलिकल्स में चेंज हो जाएगा। इसको बोलोगे आप सेकेंडरी फॉलिकल। अब जो ये सेकेंडरी फॉलिकल है ये आगे ग्रो करेगा और साथ के साथ एक हॉर्मोन्स का सीक्रेशन करेगा और इस हॉर्मोन्स का नाम है ईस्ट्रोजन। ये मैच्योर हो रहा है और साथ के साथ ये किसका सीक्रेशन करेगा, ईस्ट्रोजन का। अब जो ये आपका ईस्ट्रोजन है, ये जो आपका ईस्ट्रोजन है ये यूट्रस के ऊपर काम करेगा। देखिएगा यूट्रस के अंदर भी यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेंगे। ये यूट्रस के ऊपर वर्क करेगा और ये यूट्रस के ऊपर क्या वर्क करेगा, जो यूट्रस की इनर लेयर है एंडोमेट्रियम, जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम है इसको क्या कर देगा, ये थिक करने का काम करेगा, इसको थिक करेगा ये। अब इसको कितना थिक कर देगा, तो 4 to 6 mm नॉर्मली 4 to 6 mm ये ग्रो करने लग जाएगी एंडोमेट्रियम, इसको थिक करने का काम कर रहा है। इसके अंदर मीन हाइपर प्लेजिया करेगा। ये हाइपर प्लेजिया का मतलब होता है इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल। अब ये एस्ट्रोजन की वजह से इंक्रीज हो रहे हैं सेल के नंबर और वो जो सेल है वो एंडोमेट्रियम की सेल है, तो जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम थिकनेस बढ़ेगी एंडोमेट्रियम की, और वो करवाएगा आपका ईस्ट्रोजन। और ईस्ट्रोजन कहां से आया, सेकेंडरी फॉलिकल से। अब ये स्लोली धीरे आगे ग्रो करेगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ग्रेफियन फॉलिकल्स के अंदर चेंज हो जाएगा। ग्रेफियन फॉलिकल्स के अंदर ये, इसको बोल दोगे आप ग्रेफियन फॉलिकल्स। और ग्रेफियन फॉलिकल्स को ही आप क्या कह सकते हो, यहां पर ग्रेफियन फॉलिकल्स को ही अपन बोलते हैं मैच्योर फॉलिकल या ओसाइट। मैच्योर फॉलिकल्स या ओसाइट बोल देंगे अपन, ठीक है। अब ये जो मैच्योर हुआ है ये क्या करेगा, इससे जो ईस्ट्रोजन और ज्यादा निकलेगा, और ईस्ट्रोजन जब निकलेगा तो ईस्ट्रोजन ने कहा भाई अब यहां पर जो एफएसएच का वर्क था वो मैच्योर करने का वर्क था, अब ये फॉलिकल्स मैच्योर हो गया है और यहां से ईस्ट्रोजन निकलेगा और ये ईस्ट्रोजन ही किसको कम कर देगा, एफएसएच के लेवल को डाउन कम कर देगा। एफएसएच को कहेगा कि अब आपकी कोई जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब एफएसएच ने ही ईस्ट्रोजन बनाया और ईस्ट्रोजन ने ही एफएसएच को खत्म कर दिया, ठीक है। अब ये यहाँ पर जैसे ही एफएसएच डाउन जाएगा, एफएसएच का लेवल डाउन जाएगा और ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा। एफएसएच का कम हो रहा है और ईस्ट्रोजन का बढ़ रहा है। ईस्ट्रोजन का लेवल जब बढ़ेगा तो ये क्या करवाएगा, एक और काम करवाएगा, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एलएच को रिलीज करवाएगा। मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एलएच रिलीज कर देगी किस टाइम पर, जब ये मैच्योर हो गया है, ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है, एफएसएच का डाउन जा रहा है, एफएसएच के डाउन जाते ही एलएच का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, एलएच का लेवल बढ़ जाएगा। अब ये एलएच मेनली किस पे जाके वर्क करेगा, एलएच करेगा ये ग्राफियन फॉलिकल्स को रप्चर करने का काम करेगा, इसको तोड़ देगा।
अब इसको तोड़ेगा तो इसमें से जो ओवम है, ओवम ये तो आ गया ओवेरी से बाहर और फिम्ब्रियाई कर लेगी इस ओवम को कैच, और ये साथ के साथ इसके कुछ पीसेज इसके अंदर रह जाएंगे, इसके कुछ पीसेज मतलब जो बाहर की मेम्ब्रेन है वो यहां पर ही प्रेजेंट रहेगी। अब इसको अपन बोलेंगे कार्पस ल्यूटियम। जो ये बाहर पीसे मतलब ओवरी के अंदर जो पीसेज रह गए थे उसको बोलेंगे आप कार्पस ल्यूटियम, और ये ओवम जो है बाहर चल गया और फिम्ब्रियाई ने इसको क्या कर लिया, कैच कर लिया और यूटेराइन ट्यूब में जाकर इसको पहुंचा दिया। अब जो ये कार्पस ल्यूटियम है, कार्पस ल्यूटियम जब बनेगी तो आपकी फॉलिकुलर फेज तो हो जाएगी खत्म, और कौन सी फेज चालू हो जाएगी, ल्यूटियल फेज चालू हो जाएगी। अब ये जो ल्यूटियल कार्पस ल्यूटियम है ये किसका सिंथेसिस करेगी, मेनली जो आपकी कार्पस ल्यूटियम है ये बनाएगी किसको, आपकी कार्पस ल्यूटियम सिंथेसिस करेगी मेनली हार्मोन जो होगा प्रोजेस्टेरोन, और साथ के साथ एक और हार्मोन को रिलीज करेगी एस्ट्रोजन। अब ये प्रोजेस्टेरोन है ये क्या करेगा, ये जो एंडोमेट्रियम की ग्लैंड थी, एंडोमेट्रियम की ग्लैंड थी उससे सीक्रेशन करवाएगा और ज्यादा ग्लाइकोजन का, क्योंकि यहां पर यूट्रस तैयार हो रहा है इम्प्लांटेशन के लिए। इसी फेज को अपन सीक्रेटरी फेज बोलेंगे, क्योंकि ओवुलेशन हुआ था तब ओवुलेटरी फेज हो गई थी, फॉलिकल्स जब मैच्योर हो रहे थे और साथ के साथ एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ रही थी तो आप उसको बोल रहे थे प्री ओवुलेटरी फेज या आप बोल रहे थे प्रोलिफरेटिव फेज। ठीक है, अब यहां पर सीक्रेटरी फेज चालू हो गई है क्योंकि सीक्रेशन चालू हो गए प्रोजेस्टेरोन का और एंडोमेट्रियम की ग्लैंड्स के। अब साथ के साथ क्या होगा यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन, ये वाली जो फेज है मैंने बताया था कांस्टेंट रहती है, मतलब जो ये चलेगी वो 15 से 28 दिन तक ही चलेगी। ये फेज जरूर बढ़ सकती है, आपकी प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर जरूर चेंजेस देखने को मिल जाएंगे, बट इसके अंदर कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। अब इसके अंदर यहाँ पर कार्पस लूटियम ये कार्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का सीक्रेशन कर रही है। अब इस टाइम पर दो कंडीशन होती हैं, या तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है या फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता, नहीं होता। तो यहां पर फर्टिलाइजेशन नॉट अकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो क्या होगा, जो ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन है ये डाउन जाते जाएंगे, ये डाउन चल जाएंगे। इनका जो पीक टाइम होगा वो 15 से 20 दिन का होगा और 15 से 20 दिन बाद फिर ये डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे ही ये डाउन होंगे तो जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम जो उसकी थिकनेस बढ़ रही थी वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, थिन होने लगेगी, क्योंकि वहां क्या होगा, वहां पर जैसे ही इनका लेवल डाउन जाएगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन रिलीज होंगे और प्रोस्टाग्लैंडिन सेल से रिलीज होंगे एंडोमेट्रियम की, और ये प्रोस्टाग्लैंडिन जैसे ही रिलीज होंगे वैसे ही उनके अंदर क्या होगा, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया होगा। और आपको पता है अगर किसी सेल के अंदर ऑक्सीजन की कमी आती है तो सेल की इंजरी होने लग जाती है, तो हाइपोक्सिया होने की वजह से ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन होगा किसका, एंडोमेट्रियम का। अब जैसे ही इस कंडीशन में प्रोस्टाग्लैंडिन निकलता है और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जैसे ही डाउन जाएंगे तो एक हार्मोन निकल जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जिसको बोलते हैं आप ऑक्सीटॉक्सिन। अब ये ऑक्सीटॉक्सिन क्या करवाएगा, ऑक्सीटॉक्सिन कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा यूट्रस के अंदर, जो ब्रेक और ज्यादा ब्रेक डाउन होने लग जाएगी एंडोमेट्रियम और टूट कर वो शेड होगी और नीचे की साइड आएगी। अब यहाँ पर ऑक्सीटॉक्सिन जब कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा तो इसी टाइम पर वुमेन के अंदर मेंस्ट्रुअल पेन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर ऑक्सीटॉक्सिन क्या करवाएगा, ब्रेक कर देगा और ब्रेक करके शेड कर देगा, नीचे की साइड भेज देगा किसको, एंडोमेट्रियम को। और फिर क्या स्टार्ट हो जाएगी 28 दिन बाद, 28 दिन की पूरी जब कंप्लीट हो जाएगी तो फर्स्ट डे पर फिर से फर्स्ट डे पर क्या देखने को मिलेगी, ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। अब सेकंड कंडीशन की अपन बात कर लेते हैं, सेकंड कंडीशन की अगर अपन बात कर लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन अकर,
जो आपका जो ओवम था वो अगर फर्टाइल हो गया है यूटेराइन ट्यूब के अंदर, तो फिर क्या होगा, यहां पर देखने को मिलेगा कि जो आपकी कार्पस लूटियम है वो डीजनरेट नहीं होगी। यहां पर देखिएगा जो ये कार्पस लूटियम थी ये डीजनरेट नहीं हो रही थी। अब इसका जो मैंने आपको टाइमिंग बताया था 15 से 20 दिन तक पीक रहेगा, क्योंकि कार्पस लूटियम किसको निकालेगी, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन को। अब धीरे धीरे कार्पस लूटियम ही डीजनरेट होती है। तब जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता तब ये डीजनरेट होकर कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाती है। ये कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाती है, और जैसे ही ये डीजनरेट होगी कार्पस एल्बिकेंस में बदलेगी, प्रोजेस्टेरोन कम हो जाएगा, ईस्ट्रोजन कम हो जाएगा, एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस बढ़ रही थी वो थिन हो जाएगी, और फिर उसके अंदर हाइपोक्सिया होगा और वो टूटने लग जाएगी, ऑक्सीटोक्सिन रिलीज हो जाएगा, और ऑक्सीटोक्सिन जब रिलीज होगा तो कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा और ब्लीडिंग कॉज हो जाएगी। ये कंडीशन तब हो रही थी जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा था। अब अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो कार्पस लूटियम क्या हो रहती है, मेंटेन रहती है भाई कार्पस लूटियम। और कार्पस लूटियम को मेंटेन रहेगी तो कार्पस लूटियम किसका सिंथेसिस करेगी, प्रोजेस्टेरोन का। और प्रोजेस्टेरोन का लेवल अगर ब्लड के अंदर बढ़ा हुआ है तो वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं करने देता यूट्रस के अंदर। प्रेगनेंसी के टाइम पर यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, उसी का कारण है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होता है। और शुरुआत में 3 मंथ तक प्रोजेस्टेरोन को जो निकालने का काम करती है प्रेगनेंसी के अंदर, वो कौन करती है, कार्पस लूटियम करती है। और कार्पस लूटियम को मेंटेन करने का जो काम करता है वो एससीजी करता है इन द प्रेगनेंसी। और इस एससीजी के कारण ही वोमिटिंग होती है प्रेगनेंसी के अंदर। शुरुआत में 3 मंथ तक प्रेगनेंसी के अंदर वोमिटिंग देखने को मिलती है। अब आप कहोगे कि 3 मंथ बाद प्रोजेस्टेरोन को कौन निकालेगा, तो 3 मंथ बाद कार्पस लूटियम की जरूरत नहीं है, कार्पस लूटियम की जरूरत नहीं है। कौन निकाल देगा भाई, कार्पस लूटियम की जरूरत नहीं है, कौन निकालेगा, यहां पर जो निकालने का काम करेगा वो करेगा प्लेसेंटा 3 मंथ बाद, क्योंकि 3 मंथ बाद प्लेसेंटा फुल्ली डेवलप हो जाता है और प्रोजेस्टेरोन का मेनली सीक्रेशन प्लेसेंटा फिर करने लग जाता है। तो कार्पस लूटियम का काम धीरे 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 डाउन होता चल जाता है, जिससे एससीजी भी डाउन होगा, एससीजी भी 3 मंथ डाउन होगा। अब ये एससीजी कहां से सीक्रेट हो रहा है, तो एससीजी जो आपका ब्लास्टोसाइट था वहां से सीक्रेट होगा, मीन सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट। सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट जो सेल थी वो एससीजी को सीक्रेट करेगी, और ये एससीजी आपकी कार्पस लूटियम को मेंटेन करेगा, और कार्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन निकालेगी, और प्रोजेस्टेरोन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने देगा। तो नहीं होगा तो ब्लीडिंग नहीं होगी, और अगर ब्लीडिंग नहीं होगी तो इसी को एमनोरिया बोलते हैं। और ये एमनोरिया ही प्रेगनेंसी का फर्स्ट साइन है, जो कि फीमेल को फील होगा कि भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो गई है, इसका मतलब एमनोरिया प्रेजेंट है। तो फिर इसका मतलब है एससीजी का लेवल बढ़ा हुआ है, कार्पस लूटियम मेंटेन है, प्रोजेस्टेरोन निकल रहा है, और इस एससीजी से ही आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो। प्रेगनेंसी किट में ये एससीजी जो है एंटीजन देखा जाता है। तो ये तो थी अपने फेज। अब बात कर लेते हैं अपन डायरेक्टली, आपको ये समझाने के लिए मैंने बताया था। अब मैं आपको फेज बता देता हूं इसकी, जो अपन शुरू में लिखे थे, ब्लीडिंग फेज। अब ब्लीडिंग फेज या मेंस्ट्रुअल फेज इसको बोल सकते हो आप। अब ब्लीडिंग फेज के अंदर कितने डेज तक चल रही थी ये, 1 to 5 डेज। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो 1 to 5 डे तक ये चलती है। अब 1 to 5 डे के अंदर होगा क्या, तो 1 to 5 डे के अंदर यहां पर अपन देख रहे थे एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन हो रहा था। क्या हो रहा था, एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन हो रहा था, और एंडोमेट्रियम के ब्रेकडाउन होने की वजह से ही क्या हो रही थी, ब्लीडिंग हो रही थी। और ये एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर आपकी जो कार्पस लूटियम थी, जो आपकी कार्पस लूटियम थी वो मेंटेन नहीं रहती है। मीन
डीजनरेट हो जाती है। कौन सी फेज में? ल्यूटियल फेज में, या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेज बोलो तो आप सीक्रेटरी फेज के अंदर कार्पस लूटियम मेंटेन नहीं रहती है। किसके अंदर बदल जाती है? कार्पस एल्बिकेंस के अंदर बदल जाती है। तो कार्पस लूटियम मेंटेन नहीं रहेगी तो प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन डाउन जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डाउन हो जाएंगे। और प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन अगर डाउन जाएंगे तो इसकी वजह से क्या हो गई? थिन हो जाएगी। कौन? एंडोमेट्रियम। अब एंडोमेट्रियम थिन होगी तो साथ के साथ यहां पर ऑक्सीटॉक्सिन भी निकलेगा, और ऑक्सीटॉक्सिन क्या करवाएगा? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा यूट्रस के अंदर, और जैसे ही यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा तो एंडोमेट्रियम जितनी भी है वो शाइड हो जाएगी और ब्लीडिंग के थ्रू वेजाइना में आएगी और वेजाइना के थ्रू आउट हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो थी आपकी ब्लीडिंग फेज। अब ब्लीडिंग फेज होने के बाद जैसे 5 डेज तक पूरी ब्लीडिंग हुई, फिर उसके बाद जो सेकंड फेज आएगी वो है प्रोलिफरेटिव फेज। अब प्रोलिफरेटिव फेज या प्री ओवुलेटरी फेज बोल सकते हैं इसको। ये जो आपके चलती है वो 6 to 13 डे। इसके अंदर अभी आपने देखा था मेनली होगा क्या, जो आपकी ओवेरी है उसके अंदर फॉलिकल्स मैच्योर होंगे, और वो फॉलिकल्स कौन मैच्योर करवाएगा? एफएसएच। एफएसएच क्या मैच्योर करवाएंगे? फॉलिकल्स। और मैच्योर फॉलिकल्स को ही आप क्या बोल रहे थे? ग्रेफियन फॉलिकल। और ये ग्रेफियन फॉलिकल से ही क्या निकल रहा था? ईस्ट्रोजन। और ये ईस्ट्रोजन क्या कर रहा था? एंडोमेट्रियम को थिक करने का काम कर रहा था। अब जब एंडोमेट्रियम को थिक कर रहा था, वो भी कितना? 4 से 6 mm तक थिक कर दिया था इसने एंडोमेट्रियम को। एंडोमेट्रियम को 4 से 6 mm तक थिक करने का काम कर रहा था। अब आगे अगर अपन बात करते हैं कि ईस्ट्रोजन ने किसको डाउन कर दिया था? ईस्ट्रोजन की वजह से डाउन हो गया था एफएसएच। अब जैसे ही एफएसएच डाउन हो रहा था तो कौन इंक्रीज, किसका लेवल बढ़ रहा था? एलएच का। एलएच का लेवल बढ़ गया था। ईस्ट्रोजन जब डाउन गया तो एलएच का लेवल बढ़ा। एलएच ने क्या करवा दिया? ओवुलेशन। ओवुलेशन करवा दिया। अब जैसे ही एलएच ने ओवुलेशन करवाया तो क्या देखने को मिला कि ओवम तो बाहर आ गया। ठीक है, ग्रेफियन फॉलिकल्स को रप्चर करा एलएच ने और ओवुलेशन हो गया। ओवुलेशन तो बाहर आ गया और ग्रेफियन फॉलिकल्स के कुछ स्टेज बच गए थे जिसको अपन बोल रहे थे कार्पस लूटियम। और ये कार्पस लूटियम क्या सीक्रेट करेगी? अब यहां पर जैसे ही ये फेज यहीं जैसे ही ये रप्चर होगा, मेन अपन बोल देंगे एफएसएच डाउन, और इस फेज को बोल देंगे तीसरी फेज, ओवुलेटरी फेज। ठीक है, जहां पर जैसे ही ग्राफिन फॉलिकल्स रप्चर करवाएगा एलएच तो ओवुलेशन हो जाएगा। और ये ओवुलेशन कौन से डे पर होता है? अगर 28 डेज की साइकिल है तो कौन से डे पर होगा भाई? 14 डे पर होगा। अगर मान लो 28 डेज की साइकिल ना होकर 35 डे की साइकिल है तो ये ओवुलेशन भी यहां पर 14 डेज पर ही ना होकर बढ़ जाएगी इसकी डेट। ठीक है, अगर कोई भी शॉर्ट भी होती है साइकिल या फिर लॉन्ग भी होती है तो प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। और जैसे प्रोलिफरेटिव फेज चेंज होगी तो ही ओवुलेटरी फेज आएगी। अब ओवुलेटरी फेज के बाद जो सीक्रेटरी फेज आएगी, ये ओवुलेशन हो गया यहाँ पर, अब आएगी सीक्रेटरी फेज या पोस्ट ओवुलेटरी फेज भी बोल सकते हो। इस सीक्रेटरी फेज में ये जो आपकी कार्पस लूटियम थी ये क्या निकालेगी? प्रोजेस्टेरोन। मेनली प्रोजेस्टेरोन निकालेगी, बट साथ के साथ ईस्ट्रोजन को भी ये क्या करती है? सीक्रेशन करने का काम करती है। और ये प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा भाई? प्रोजेस्टेरोन जो एंडोमेट्रियम की ग्लैंड थी उनको और ज्यादा थिक कर देगा, और साथ के साथ जो उनका सीक्रेशन था वो बढ़ जाएगा, इसलिए इसको सीक्रेटरी फेज बोलते हैं। अब ये प्रोजेस्टेरोन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने देता, किसके अंदर? यूट्रस के अंदर, क्योंकि ये
टोकोलाइटिक एजेंट है, टोकोलाइटिक एजेंट की तरह काम करता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने देता यूट्रस के अंदर। अब यूट्रस के अंदर क्या होगा, इम्प्लांटेशन की, ये क्या हो रहा है, इम्प्लांटेशन के लिए रेडी होता है। मीन आप कह सकते हो कि यूट्रस इम्प्लांटेशन के लिए हर मंथ रेडी हो जाता है। अगर मान लो ये जो ओवम निकला था, ये जो ओवुलेटरी फेज पर ओवम निकला था, अगर ये यूटेराइन ट्यूब में फर्टिलाइज्ड हो जाता है और आपका जो ब्लास्टोसाइट है वो यूट्रस के अंदर आकर इम्प्लांट हो जाता है, इसी की तैयारी चल रही है, यहाँ पर इम्प्लांटेशन की तैयारी चल रही है, सीक्रेटरी फेज, सीक्रेशन निकल रहे हैं, एंडोमेट्रियम ग्लैंड से ग्लाइकोजन निकाला जा रहा है जिससे कि इम्प्लांटेशन होगा, जो ब्लास्टोसाइट का उसको न्यूट्रिशन मिल जाए, और थिकनेस ईस्ट्रोजन इसलिए बढ़ा रहा है कि इम्प्लांटेशन अच्छे से हो जाए। अगर इम्प्लांटेशन हो जाता है एंडोमेट्रियम में फर्टिलाइजेशन होने के बाद, तो फिर एंडोमेट्रियम ना कहलाकर डेसिडुआ कहलाती है। अब देखिएगा यहाँ पर अगर कार्पस लुटियम प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन सीक्रेट करती है, अगर इम्प्लांटेशन नहीं होता है तो ये कार्पस लुटियम कार्पस एल्बिकेंस में चेंज हो जाती है और आपके प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का लेवल डाउन चल जाता है, और प्रोजेस्टेरोन का लेवल जैसे ही डाउन जाएगा तो ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ जाएगा, और ऑक्सीटोसिन क्या करवा देगा, कॉन्ट्रैक्शन करवा देगा, क्योंकि अब कॉन्ट्रैक्शन होने से प्रोजेस्टेरोन रोक नहीं सकता, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन तो खुद ही कम हो गया, तो ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करवा देगा, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लीडिंग हो जाएगी। क्या होगी, ब्लीडिंग हो जाएगी, और कौन सी फेज आ जाएगी, ब्लीडिंग फेज आ जाएगी। देख लीजिएगा, ब्लीडिंग फेज से चालू हुए थे अपन और ब्लीडिंग फेज पर ही आ गए, तो इट इज द सर्कल, और इस सर्कल को ही साइकिल बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो थी अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेज इन द फीमेल। रेगुलर हर मंथ ऐसा होता है फीमेल के अंदर 28 डेज की साइकिल की। अगर नॉर्मली अपन बात कर रहे थे अपन यहाँ पर, तो 4 फेज अपने सामने निकल के आ रही थी। द फर्स्ट था ब्लीडिंग फेज, सेकंड थी प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्रोलिफरेशन हो रहा है एंडोमेट्रियम का, एंडोमेट्रियम दोबारा से रीजनरेट हो रही है, क्योंकि ब्लीडिंग फेज के अंदर वो डीजनरेट हो गई थी, तो अब उसको दोबारा बनना है, तो प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर रीजनरेट होती है वो। और कौन बनवाता है, ईस्ट्रोजन। और आपको पता है ईस्ट्रोजन कहां से निकला था, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स से, और उसको मैच्योर करवाने का काम किसने करा था, एफएसएच ने। अब जैसे ही ईस्ट्रोजन का लेवल हाई जाता है तो एफएसएच की कोई जरूरत नहीं है, एफएसएच को वो डाउन कर देता है। अब जरूरत किसकी है, एलएच की जरूरत है, तो अब एलएच का लेवल बढ़ जाता है, और एलएच क्या करवा देता है, सेकंड जो थर्ड आपकी जो फेज है ओवुलेशन, मतलब ओवुलेटरी फेज, वहां से ओवम रिलीज करवा देता है। जैसे ही ओवम बाहर यूटेराइन ट्यूब में चल जाएगा और बच क्या जाएगा, ग्राफिन फॉलिकल्स के कुछ पीसेज बच जाएंगे, उन पीसेज को ही आप कार्पस लुटियम बोल रहे हो, और वो प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन को निकालेंगे। वो प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम की ग्लैंड पे सीक्रेशन को बढ़ा देगा, और साथ के साथ यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने देगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो कार्पस ल्यूटियम को एससीजी मेंटेन रखता है। एससीजी कहां से निकला, सिंसाइटोट्रोपोब्लास्ट से निकला। सिंसाइटोट्रोपोब्लास्ट किसकी सेल थी, ब्लास्टोसाइट की सेल थी, और ब्लास्टोसाइट क्या था, जिसका इम्प्लांटेशन हुआ था। अब यहाँ पर अगर इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है तो ये कार्पस लुटियम कार्पस एल्बिकेंस में चेंज हो जाएगी। कार्पस एल्बिकेंस में अगर ये चेंज हुई तो प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन डाउन चल जाएंगे। प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन डाउन जाने की वजह से ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेगा और ये कॉन्ट्रैक्शन करवा देगा, और इसके कॉन्ट्रैक्शन करवाने से ब्लीडिंग हो जाएगी। और ब्लीडिंग होने की फेज आपने देख ली कि ब्लीडिंग क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक डाउन हो रहा है किसका, एंडोमेट्रियम का। ओके, थैंक यू। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, एक बार अगर आपके समझ में आ जाए तो बस आपको ये देखना है कि कौन सा हार्मोन अप होता है किस टाइम पर, कौन सा हार्मोन डाउन होता है, कौन से हार्मोन को कौन निकालता है, सीक्रेट करता है, कौन सी फेज होती है, इस फेज के अंदर मेनली होता क्या है। तो ये तो थी आज मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात। और अगर आपके कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दें। थैंक यू डियर।